दोस्तों नमस्कार। आज हम मिलने वाले हैं फर्स्ट लाइट टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी की मालकिन माधवी हल्दर जी से, जो कि अंडमान में आने के लिए और अंडमान से बाहर जाने के लिए अंडमान की यात्रा आपको सफल पूरी करने के लिए जानी जाती है। दोस्तों इनके बारे में हम जानते हैं, चलते हैं उनके पास सीधा। तो इनसे आप जानेंगे कि आप यहाँ आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे और रियलिटी के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलो फिर चलते। मैडम नमस्कार। अभी हम हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अब हम हैं कार्बनस्कोप बीच। इस पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो हम ये चाहते हैं आपसे कि यहाँ लोग कैसे आए अंडमान में और आप लोगों को आने के लिए कैसे कैसे मार्गदर्शन करो। सर पहला बात तो ये है कि अंडमान बेहद खूबसूरत जगह है, आपने देखा हुआ है ना। और इस बीच का जैसे कि आप मेनलैंड से आते हैं बाई एयर भी आ सकते हैं, क्योंकि बाई शिप आने की तो सोचिएगा मत, क्योंकि शिप का जो जर्नी है नियर अबाउट 3 to 4 डेज लग जाता है। अगर वेदर कंडीशन खराब रहा तो वो हो जाता है क्या, और डिले हो जाता है। तो शिप से आना मतलब से अपना टाइम का बर्बादी है और पैसे का भी सेम ही मैक्सिमम सेम ही लग जाता है, क्योंकि आइलैंडर अगर हो तो आपको कम लगते हैं पैसे, और अगर आइलैंडर ना हो, नॉन आइलैंडर हो, तो आई थिंक उससे बेटर है कि आप फ्लाई कर लीजिए। राइट। तो जैसे आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आते हैं तो फिर आपको चिंता की कोई बात नहीं है, वो आपको पूरी तरह गाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है यहाँ पे। और अगर आप खुद से आना चाहते हो, अकेले सोलो ट्रैवलर हो, अगर खुद आना चाहते हो तो आप आ सकते हो बाई यहाँ पे एयरपोर्ट पे आने के बाद आपको प्रीपेड टैक्सी मिल जाएंगे, ऑटोज मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आपको रेंटल बाइक भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे घूमने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी जगहें हैं, जैसे कि ये है आपका एक स्पॉट है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सा बीच है, कार्बनस्कोप बीच। और यहाँ पे और काफ़ी सारे बीच है, जैसे कि चिड़िया टापू बीच एक हो गया, एक वंडूर बीच हो गया, और है रॉस एंड नॉर्थ बे आइलैंड, जो कि इस आइलैंड से आपको मतलब एक बीच से आपको दिखेगा नहीं, आपको सेलुलर जेल से दिखेगा सामने पे। रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड, वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। ब्रिटिश टाइम के चर्चेस, बेकरीज वगैरह वहाँ पे है। और नॉर्थ बे आइलैंड जो है आपका मतलब वाटर स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज 20 रुपए के नोट पे भी है ना, पुराने वाले। हाँ, पुराने 20 रुपए के नोट पे है। बड़ी अच्छी चीज़ मुझे आपने बताया है, जो आपको याद है। और ये है कि जो पुराने जो 20 रुपए के नोट थे उस पे आपको उसका चित्र मिल जाएगा। बड़ी खूबसूरत सी है जगह। वहाँ पे आप क्या है कि वो रॉकी बीच है, वहाँ पे आप ज़्यादा मतलब जैसे कि बीचों पे आप नहाते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। अदरवाइज जैसे कि वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं, स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जेट स्की वगैरह, ग्लास बॉटम बोट, वो सारी चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो नॉर्थ बे आइलैंड पे। मैडम हाँ बोलिए। और एक सवाल था, जैसे अगर किसी को आपकी ट्रैवल्स एजेंसी तो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू किसी को आना है तो आपसे कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? सर मैं आपको बता दूंगी, मेरा ट्रैवल एजेंसी का नाम है फर्स्ट लाइट टूर एंड ट्रैवल्स, और मैं आपको कार्ड दे दूंगी और नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो आना है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्लान बता दूंगी। जैसे कि डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे डीलक्स कैटेगरी से मतलब बजट कैटेगरी से लेके 4 स्टार तक आपको होटल्स मिल जाएंगे। और जो मीडियम क्लास वाले जैसे हमारे जैसे, मतलब जो हमारे जैसे की बोल रहे हैं नहीं मैडम, नहीं मतलब नहीं होते, कम पैसा है बजट और फिर भी जाना चाहते हैं उन लोग, तो उन लोगों के लिए क्या ऑफर है आपके? उन लोगों के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम भी आपको बजट में मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 1500 से लेके 1000 से लेके आपको होटल्स मिल जाएंगे। और हैवलॉक और नील थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वहाँ में 1800-2000 के एवरेज में आपको प्रॉपर्टी होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप ट्रैवल एजेंसी करना चाहते हो तो क्या है, वो सेफ होता है। लोग सोचते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ सस्ता में पड़ जाता है, अकेला आता है तो चलो सस्ता में पड़ जाता है, लेकिन जब ग्रुप में आते हैं कि हम कर लेंगे, दिक्कत ये होता है कि यहाँ पे देखिए सारे जगहों में टिकट्स के, क्रूज टिकट के या फिर ऐसे कुछ इशूज़ है, बाकी सारे तो कुछ इशूज़ होते नहीं है। होटल तो चलो एक नहीं तो दूसरा कोई ना कोई मिल ही जाता है आपको, ठीक है। लेकिन तो क्रूज टिकट की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं क्रूज टिकट आना, तो कभी कभार किसी चक्कर में पड़ गए तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो अभी जो हमारे दर्शक जो चुनेंगे ट्रैवल एजेंसी, उनको क्या क्या इंक्वायरी करना चाहिए ट्रैवल एजेंसी उनको चॉइस करने से पहले? हाँ, उनको देखिए कि वो ट्रैवल रजिस्टर्ड है या नहीं। वैसे बेसिकली में मैं बोलूँ आपको तो अंडमान में मैक्सिमम सारे ट्रैवल एजेंट ही
रजिस्टर्ड है, और ना भी हो तो आपको अंडमान से डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सेफ प्लेस है। और अंडमान के लोगों में ट्रस्ट इशू का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी ट्रस्ट पर्सन ही मिलेंगे आपको, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको सभी, और कोई मिस गाइड नहीं करेगा कि आपको अगर किसी और बीच पे जाना है तो आपको 10 बार घुमा के, जैसे कि बाहर होते हैं, वो चीज नहीं। आपको अगर ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस में जो होता है ऐसा हो जाता है, कभी होता है, वो अंडमान में नहीं होगा। अगर आपको यहाँ जाना है तो बंदा आपको यहाँ ही बताएगा। अगर वहाँ का रेट 10 रुपए है तो 10 रुपए ही बताएगा, तो आपको ऐसा नहीं कि 20 रुपए बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे घुमाते नहीं है कुछ भी, कोई भी इश्यूज नहीं होंगे आपको। आप बेझिझक आ सकते हो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अगर आप करना चाह रहे हो। बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए आपको भी ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ बंदे से जो बात कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेनलैंड से आप पैकेज ले रहे हैं, फिर वो यहाँ से कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप डायरेक्टली अंडमान से, क्योंकि अंडमान में सभी ट्रैवल एजेंट सही है, किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलते। नहीं, मुझे एक बात बताइए मैडम, यहाँ से आके बुक करना ठीक है या मेनलैंड से आके बुक करें तो बेहतर है, क्योंकि आप यहाँ पे आने के बाद बुक करोगे तो आपके पास क्या है कि ऑप्शन नहीं होते और ना ही टाइम होता है। हाँ, राइट है ना। जैसे कि आज मान लीजिए आप आज आए हो, आपको कल हैवलॉक जाना है, कभी कभार होता है कि टिकट सोल्ड आउट हो जाता है, टिकट नहीं मिलते, और उसके बाद आपके पास ऐसा होता है कि टिकट है लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बार्गेनिंग करेंगे कि आपको टिकट लेना ही है, राइट। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत परेशानी भी होती है। अगर टिकट नहीं मिले तो आपका टूर स्पॉइल हो जाता है। तो आप जब आते हो, इतने दूर से ट्रैवल करके आते हो अंडमान में, तो हर कोई घूमने के लिए बार बार एक जगह पे नहीं आ सकता। सही बात। काफ़ी सारे पैसे खर्च होते हैं। तो आप जब आओ तो प्रेफर करो कि आप की ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक करके ही आओ। अगर आप बाहर से किसी से नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। डायरेक्टली अंडमान का वेबसाइट में जाके काफ़ी सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे। जैसे आप टाइप करोगे अंडमान की एजेंसी, काफ़ी सारे एजेंसी मिल जाएंगे। मैडम, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है LTC के माध्यम से यहाँ आना चाहते हैं, जो भारत भर है लोग जो हिंदुस्तान में नौकरी कर रहे हैं, उन लोग के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है LTC की। हाँ। तो उसके लिए क्या ऑफर है? उसके लिए भी सारे ट्रैवल एजेंसी आपको बकायदा LTC क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए सारे टिकट्स वगैरह जो भी है वो सब आपको सारे ट्रैवल एजेंट ही कर देंगे, प्रोवाइड हो जाता है। हाँ, LTC का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे LTC तो एक LTC 18 होता है और एक नॉर्मल जो LTC होता है, तो दोनों ही कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे एजेंट्स आपको LTC क्लेम करने की जो टिकट्स वगैरह जो भी है वो आपको दे देंगे। आप LTC क्लेम करने के लिए रजिस्टर्ड, ऐसा देखिएगा कि जो भी रजिस्टर्ड है, LTC क्लेम करने के लिए रजिस्टर्ड एजेंसी होना चाहिए ना? हाँ, रजिस्टर्ड एजेंसी होना चाहिए, वरना आपको अगर उसके बाद GST नंबर भी होना चाहिए। GST नंबर होना चाहिए, या अगर GST ना हो तो भी उसका रजिस्टर्ड तो बहुत जरूरी है। अगर GST ना हो डजंट मैटर, बट आपको रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रजिस्टर नहीं हो तो आप बिल कैसे दोगे, बिना बिल का फिर आप अप्लाई कैसे करोगे LTC के लिए, तो वो जरूरी है। मैडम, यहाँ आने से पहले किसी भी ट्रैवलर को कितने दिन पहले प्लान बनाना पड़ेगा, या किसी भी एजेंसी से कब कांटेक्ट करना पड़ेगा? आप करना चाहे तो अभी सीजन का टाइम जो अभी सीजन का क्या टाइम है? सीजन का टाइमिंग है मोस्टली अक्टूबर टू जनवरी तक आपका फुल सीजन टाइम रहता है। हाँ। उस समय टिकट मिलने के कितने चांस है? कितने महीने पहले? मतलब प्रॉब्लम यहाँ होती है आपको नवंबर दिसंबर, इसमें इतना रश होता है कि आपको टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए तो कोविड का सिचुएशन चल रहा था, इसीलिए आपको थोड़ा सा टिकट का क्रूज चलना थोड़ा सा अभी कम हो चुका है, बहुत कम क्रूज ही चल रहा है, तो अभी टिकट का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अदरवाइज नॉर्मली मिल जाते हैं, गवर्नमेंट क्रूज मिल जाते हैं, लेकिन लोग हमेशा कहते हैं कि प्राइवेट क्रूज, बट गवर्नमेंट क्रूज भी काफ़ी अच्छे हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपने शायद गवर्नमेंट क्रूज से गए हुए हैं, आपको बुरा लगा? आपको कैसा लगा? बढ़िया है। और पूरा ओपन फ्लाईओवर में ओपन है, और नीचे भी है आपको। और प्राइवेट क्रूज में मोस्टली जैसे कि मैक्स वगैरह हो गया फुल कवर्ड है। कवर्ड है। तो यही एक चीज़ है, बट मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस करने के लिए आधा कवर्ड आधा ओपन डेक है तो अच्छा लगता है। मतलब सीट तो देख सकते हैं। देख सकते हैं। और मैक्रूज में आपको चुपचाप बैठे रहना है। चुपचाप बैठे। तो प्रेफर कीजिए, गवर्नमेंट का आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे आप। आपने ये नहीं बताया आपसे कितने दिन पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा? लगभग आप हफ्ते भर का पहले करेंगे तो भी कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते भर 2 दिन में, कभी कभार डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिचुएशन में, अगर अवेलेबिलिटी हो जाती है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जितना पहले करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। आजकल हो जाते हैं। आजकल जो भी ट्रैवलर आ रहा है
यहाँ पर्यटक आ रहा है उसके लिए कोविड सेकंड डोज का सर्टिफिकेट कंफर्म चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है फिलहाल यहाँ के लिए। अगर फुल वैक्सीनेट है तो है कि जो वहाँ पे हर जगह पे जो आपका रैपिड टेस्ट वगैरह होता है वो रिक्वायर्ड नहीं है। RT-PCR का टेस्ट तो आपको चाहिए ही, लेकिन अगर डबल वैक्सीनेट है तो हर जगह, जैसे कि आप हैवलॉक जाते हैं, नील आइलैंड जाते हैं या फिर बार्टन के लिए जाते हैं, तो अगर आप वैक्सीनेट नहीं है, एक सिंगल डोज हुआ है आपका, तो आपको फिर रैपिड टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर वैक्सीनेट है तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस दैट्स इट। मैडम, जो पर्यटक आएंगे यहाँ तो उनको वहाँ से ऑनलाइन बुक करेंगे तो उनको पहले प्रिफरेंस किस पे देना चाहिए, मतलब घूमने के लिए, या डायरेक्ट यहाँ पोर्ट ब्लेयर है या पोर्ट ब्लेयर से फिर अलग उसका अलग टिकट करे, या उधर से ही सब कुछ हो जाता है? सब उधर से ही हो जाता है। एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी पूरा? ट्रैवल एजेंसी अगर आपका बुक करते हो उनके थ्रू तो आपका सारा कुछ वही सब कुछ कर देता है। बस आपको क्या है कि एयरपोर्ट से उतरना है, बाकी ट्रैवल एजेंट के हाथों में छोड़ देना है, वो आपको सारा चीज़ घुमा देगा जहाँ पे घुमाना है। जैसे कि हैवलॉक आइलैंड हो गया, नील आइलैंड हो गया, बार्टन आइलैंड हो गया, रॉस एंड नॉर्थ, चेरा टापू और वंडूल बीच हो गया आपका। ऐसे काफ़ी सारी जगह है। और आपका डिगलीपुर हो गया। अभी डिगलीपुर का जो रास्ता है, मतलब एटीआर रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है, बट वो एक है जहाँ पे रॉस एंड स्मिथ काफ़ी बेहद ही खूबसूरत सा बीच है। आपको 2 बीच आपको एक साथ जुड़ते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो आप देख लीजिएगा कभी सर्च करके अंडमान के साइट पर, बेहद खूबसूरत जगह है। मैडम, यहाँ आने के लिए कितना दिन का प्लानिंग करना पड़ेगा? 10 दिन 12 दिन? 10 दिन 12 दिन की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि अगर आप डिगलीपुर अगर ना जाना चाहे तो आप एक 6 नाइट का प्रोग्राम करते हैं। 6 नाइट और 7 डेज, मतलब 7 डेज को आप चेकआउट हो जाते हैं। तो 6 नाइट का प्रोग्राम में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर हो जाते हैं। 1 नाइट हैवलॉक, 1 नाइट नील और 4 नाइट आपको यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पे। जैसे कि पोर्ट ब्लेयर में आपका एक दिन का सिटी टूर कर लीजिए, एक दिन रॉस एंड स्मिथ कर लीजिए, एक दिन आप बार्टन कर लीजिए, और एक दिन आप क्या है कि जैसे नील से, हैवलॉक से नील से फिर आते शाम हो जाता है तो उस दिन आप स्टे नील आइलैंड सारे देखिए। नील आइलैंड में आपका 3 बीचेस है, लक्ष्मणपुर बीच, भरतपुर बीच, एक सीतापुर बीच है और एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है नेचुरल, वो काफ़ी बेहद ही खूबसूरत है, आप उसको भी देख सकते हैं। और हैवलॉक में क्या क्या है? हैवलॉक में आपका है राधानगर बीच, काला पत्थर बीच, एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा बीच में आप वाटर स्पोर्ट्स जो भी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। ये सब एक दिन में कवर हो जाता है? एक दिन में आप देखिए, राधानगर बीच आप कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। वैसे भी मोस्टली 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, तो बीच का मतलब देखने का ऐसा कुछ चाहते नहीं है लोग, बीच क्लोज हो जाते हैं 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पे बीच क्लोज हो जाते हैं। और मॉर्निंग आवर्स में आप वहाँ जाते हो तो 2.5 से 3 घंटे का एक सफ़र होता है आपका एलिफेंटा बीच। तो एलिफेंटा बीच के आप वाटर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करते हो, जैसे कि आप स्कूबा के लिए अलग से जगह है, वहाँ भी स्कूबा भी कर सकते हो। तो ये एक्टिविटीज़ के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अदरवाइज एलिफेंटा के लिए आप सिर्फ वहाँ जाके स्नॉर्कलिंग वगैरह करके आने के लिए 2.5 से 3 घंटा का टाइम पकड़ लीजिए। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, सारे पॉइंट एक दिन में कर सकते हैं। हाँ मैडम, खर्चा कितना आएगा लगभग? सबकी बात यही पे अटक जाती है कि पैसा कितना लगेगा? खर्चा कम से कम भी लगेगा, आप डिपेंड करते हैं आपकी लग्जरी लाइफ के हिसाब से, आपको क्या चाहिए। हाँ, नहीं आप जितना भी आपके यहाँ अवेलेबिलिटी है, मतलब उस हिसाब से आप लो क्लास से लेकर हाई क्लास तक बता दीजिए, जाने के जिसको भी आना है वो यहाँ पे जैसे अपने हिसाब से प्लान बना देगा। एलिफेंटा का बीच का आपका है 1000 रुपीज पर पर्सन। नहीं, पूरा आप जैसे आपकी एजेंसी ना, ट्रैवल एजेंसी, तो एजेंसी के हिसाब से आप कितना? एजेंसी के हिसाब से मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि वो डिपेंड करता है कि कम से कम अगर एक लोग आते हैं तो 26-30 हज़ार में एक लो बजट का 2 लोगों का पैकेज हो जाता है। 26 से 30 लो पैकेज। हाँ, इसमें आपका हो जाएगा। एक हस्बैंड वाइफ का, अगर उसके साथ और फैमिली तो फिर और बढ़ेगा सर। थोड़े से आप भी सोचिए ना, हम भी जिंदा रहे, नहीं सही बात है ना। तो वैसे अंडमान के लोग बहुत ही ऑनेस्ट है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। लोग ऐसे हैं, शादी होने के बाद कुछ लोग हनीमून मनाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए कुछ ऑफर? हनीमून जब मनाने आते हैं तो थोड़ा सा है ना, घरवाली को थोड़ा सा खुश रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा अच्छा प्रेफर करते हैं, थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब नया शादी हुआ होता है। तो हनीमून वाले पैकेज के लिए मैं आपको बता दूंगी कि मोस्टली 35 to 40 के एवरेज में हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप जैसे कि कैंडल लाइट डिनर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, फ्लावर डेकोरेशन है, बहुत सारी चीज़ें, इसमें पूरा एयर टिकट वगैरह सब आ जाएगा? नहीं, इस पे एयर टिकट सिर्फ
प्लान पैकेज है। एयर टिकट वो अलग से है, क्योंकि एयर टिकट का मैं बता नहीं सकती कि आपको कितना में करेगा। हाँ, उस समय की बात है वो। कभी कभार होता ये है कि अप एंड डाउन तो होते रहेंगे। कभी मान लीजिए आपका बोथ साइड हो गया 12,000 में, कभी हो गया कि 8,000 में, 4,000 में, तो वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हमारा पैकेज है। आप तो मैं बोल रही हूँ कि 27 से 30 से लेके आपको एक 5 नाइट का प्रोग्राम आपको 1 लाख 1.5 लाख तक भी मिल जाएगा पैकेज। डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। और क्या बताना चाहती मैडम आप दर्शकों को, जो पर्यटन आना चाहिए लोग यहाँ आइए। इसके हिसाब से काफी बेहद ही खूबसूरत जगह है, अंडमान को भी ये तो देख ही रही पब्लिक, देख ही रहे हो, सारी चीजें देख लीजिए। बिल्कुल भी तो उसके बारे में कुछ बता रही थी आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले। वो जो वो छोटा सा स्नेक आइलैंड कहते हैं उसको, वहाँ पे काफी सारे सांप रहते थे, बट अभी थोड़े बहुत कम है, उतने नहीं है। काफी सारे वैरायटीज के सांप मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर आपको उसका नाम क्या बताया? स्नेक आइलैंड। उसमें पब्लिक अलाउड नहीं होगी? ऐसे नहीं, जाते हैं यहाँ से कभी कभार। मोस्टली वहाँ तक कोई रुकते नहीं है, रुकने वाला जगह भी नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे जाते हैं जेटस्की वगैरह घूमते हैं, तो वगैरह यहाँ पे होता है। यहाँ पे भी जेटस्की होते हैं, बनाना राइड्स होता है, और पैरासेलिंग वगैरह भी सब यहीं पे होता है। तो जब होता है तो जाते हैं आसपास, बट कोई वहाँ पे प्लान नहीं करता, मोस्टली कोई नहीं करता। कौन सांपों का काटना खाने जाएगा। हाँ मैडम, अगर इस चैनल के माध्यम से आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो आप कुछ उनके लिए कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। आपने कहा कि आपके अगर यूट्यूब चैनल से अगर रेफरेंस आते हैं तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके मैं डिस्काउंट बिल्कुल दूंगी आपको, एलटीसी वालों के लिए, सबके लिए। ठीक है मैडम, आपने जो आपका कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए, और आपने जो ये बीचेस दिखाए, ये बीच का नाम एक बार फिर दोहराइए। कार्बनस्कोप बीच है। हाँ, ये पोर्ट ब्लेयर से नजदीक ही है। हाँ, पोर्ट ब्लेयर से नजदीक है। ये पोर्ट ब्लेयर से नियर अबाउट आपका बाजार से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। ठीक है मैडम, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।